तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल। इसमें एक और टर्म होता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी दोनों में क्या अंतर है? सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में क्या अंतर है? सेल बायोलॉजी सिंपली कहेंगे स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स फंक्शन, कॉल्ड सेल बायोलॉजी। अगर हम सेल का स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो कहेंगे साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी एंड स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स फंक्शन, तो सॉरी, सेल स्ट्रक्चर साइटोलॉजी एंड सेल एंड इट्स फंक्शन सेल बायोलॉजी। तो तुम लोग लिख लो इसको, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स फंक्शन इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी एंड स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो हम लोग सेल बायोलॉजी में हम लोग दोनों चीज पढ़ेंगे, फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों। इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन पहले देख लेंगे सेल का क्या है, उसका हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी, कैसे कैसे वो स्टडी हुआ, उसका सेल थ्योरी क्या होता है, उसका सेल ऑर्गेनेल हम लोग पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री में इंट्रोडक्शन में तुम बता दिए हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स ऑफ द सेल, सेल बायोलॉजी हुआ। साइटोलॉजी का जब बात होगा तो सेल स्ट्रक्चर का बात होगा। अब आते हैं हिस्ट्री पे। तुम लोग सुने होंगे, 12 में भी पढ़े होंगे रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे। वो एक माइक्रोस्कोप उनके पास था, माइक्रोस्कोप में वो देख रहे थे क्या होता है। तो वो एक बार के लिए, एक ट्री का एक बार होता है जिसको छाल बोलते हैं, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे थे तो उनको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आया। इस तरह का स्ट्रक्चर उनको नजर आया, और ये स्ट्रक्चर में अंदर जो जगह थी वो खाली थी, कुछ नहीं था, इम्प्टी स्पेस। तो इम्प्टी स्पेस को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। जैसे जेल होता है ना, कैदी का अगर पकड़ाता है तो उसको कहाँ रखते हैं? जेल में रखते हैं, हवालात में रखते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल, क्योंकि वो खाली जगह है। तो ग्रीक में सेल मतलब इम्प्टी स्पेस। तो रॉबर्ट हुक देखे कि बस स्ट्रक्चर है, चारों तरफ घिरा हुआ है, कॉम लाइक स्ट्रक्चर, हनी बी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, अंदर कुछ खाली, अंदर कुछ नहीं है, खाली है, तो उनको वो बोल दिए सेल। वही टर्म आज चल रहा है। तो ये अगर पूछा जाए कि सेल की डिस्कवरी किसने की, तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक। लेकिन ये सेल जीवित नहीं था, ये मरा हुआ सेल था, अंदर कुछ नहीं था, बस एक बाउंड्री थी। बाद में पता चला ये बाउंड्री कुछ और नहीं, सेल वॉल है प्लांट का। तो क्वेश्चन अगर आता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक। सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक। तो ये स्ट्रक्चर कुछ क्या था? सेल वॉल था, एक्चुअली में सेल नहीं था। उसका दूसरा साइंटिस्ट आया, एंटन वॉन लीवेनहॉफ। ये एक लेंस मेकर थे, वो लेंस बनाने का काम करते थे। तो जब कोई काम करता है तो वो सोचता भी है या करता भी है कि उससे कब होता क्या है। तो उनमें बहुत जिज्ञासा थी, वो अलग अलग सैंपल कलेक्ट करके लाते थे, नदी से, नाला से, पॉन्ड से, कुआं से, और वो माइक्रोस्कोप के अंदर, लेंस के अंदर वो देखते थे। तो उनको बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस वाटर में, अलग अलग सैंपल के वाटर में दिखाई दिया। इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, कुछ इस तरह का दिखाई दिया, कुछ इस तरह का दिखाई दिया। तो अलग अलग वो स्ट्रक्चर देखे और उसको वो ड्रॉ किए, और एक बुक में उनका मेंशन किया। बुक का नाम क्या था, कोई बता सकता है? माइक्रोग्राफिया।
और उन्होंने वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा वो एक्चुअली बैक्टीरिया थे, प्रोटोजोआ थे, और भी उन्होंने आरबीसी को देखा अपने ब्लड में निकाल कर। तो अगर क्वेश्चन आता है कि लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। डेड सेल का डिस्कवरी किसने किया, रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर सिंपली क्वेश्चन आए सिर्फ सेल की डिस्कवरी किसने की, तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो लेवेनहॉक ने बहुत सारा सैंपल देखा वाटर का, नाला से, नदी से, कुआं से, तालाब से, और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ऑब्जर्व किए। और वही ऑब्जर्वेशन में उन्होंने देखा कि ये बैक्टीरिया है, प्रोटोजुआ है, अलग अलग है। उसके बाद एक स्लाइडन, एक साइंटिस्ट हुए, मैथ्यू स्लाइडन। ठीक है, ये अलग अलग टिश्यू को कलेक्ट किए। ये स्लाइडन क्या थे, बॉटनिस्ट थे, मतलब ये पौधा पे ही काम करते थे, जर्मन बॉटनिस्ट। ये अलग अलग प्लांट के टिश्यू कलेक्ट किए, लीफ को, रूट को, स्टेम को, और उन्होंने एक स्ट्रक्चर देखा कि ये कॉमन स्ट्रक्चर है। ठीक है, सभी में कुछ ना कुछ कॉमन है, और कुछ मतलब जो प्लांट सेल है ना, बस शेप अलग अलग हो सकता है, लेकिन अंदर का जो स्ट्रक्चर था वो सारा सेम था। ये किसने देखा, मैथ्यू स्लाइडेन। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो स्वान थे, थियोडर स्वान। ये एक जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट मतलब जो जीवों पर काम करते हैं, बॉटनिस्ट मतलब जो पौधे पे काम करते हैं। तो स्वान ने भी अलग अलग टिश्यू का, मतलब अलग अलग एनिमल का टिश्यू कलेक्ट किया, और उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर देखा। तो वो भी देखे, एक कॉमन स्ट्रक्चर उन्होंने फाइंड किया। कॉमन स्ट्रक्चर कैसा है, जो सेल का, जो एनिमल का, लेकिन शेप उसमें अलग अलग इसमें भी था। कोई गोल थे, कोई स्फेरिकल थे, कोई लॉन्गिट्यूडनल थे, इस तरह से, लेकिन अंदर का जो स्ट्रक्चर था वो सेम था। तो स्वान और स्लाइडन दोनों का जो रिजल्ट था, ऑब्जर्वेशन था, वो दोनों सेम था। अंतर बस इतना था कि स्वान का जो ऑब्जर्वेशन था वो एनिमल टिश्यू पे था, और स्लाइडन का जो ऑब्जर्वेशन था वो प्लांट टिश्यू पे था। तो दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दे दिया। ठीक है, टू प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी। क्या थ्योरी था, ऑल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल, and cell is the structural unit of life। इसमें स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट ये समझना पहले। जैसे हम लोग मकान बनाते हैं, तो मकान में जो बेसिक चीज होता है, सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, ब्रिक्स होता है। ब्रिक्स को ही जोड़ते हैं ना, ईंटा को ही जोड़ते जोड़ते मकान बनता है। उसी तरह सेल है, सेल आपस में जुड़ते जाते हैं और एक बॉडी का निर्माण करता है, इसलिए इसको बोला गया स्ट्रक्चरल यूनिट। और जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, किससे बना होगा, वही स्ट्रक्चरल यूनिट से बना होगा, एक से या एक से अधिक सेल से। इसी को बोलते हैं सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के बारे में एक लाइन लिख सकते हो। मुझे उम्मीद है तुम लोग कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्लाइडेन एंड स्वान। स्पेलिंग यहाँ लिखा हुआ है। Cell theory is proposed by Slayden and Swan. It states that all organisms consist of one or more cells, and the cells is the structural unit of life। ये तो बता दिया, लेकिन इनका थ्योरी में एक प्रॉब्लम था। सब लोग बोले ठीक है भाई, हम तुम्हारा कहना मान लिए, लेकिन तुम हमको ये बताओ कि ये सेल आता कहाँ से है। ठीक है, हमको तुम बता दिए कि हाँ भाई मकान बनता है, ईंटा से बनता है, ईंटा को जोड़ जोड़ के बनता है, लेकिन ये ईंटा आता कहाँ से है, उसका जवाब स्लाइडेन और स्वान नहीं दे पाए। तो एक तीसरा साइंटिस्ट थे, रुडोल्फ विर्चो। ये बोले कि जो लिविंग सेल्स होते हैं वो एराइज होते हैं अपने आप, ओनली फ्रॉम लिविंग सेल थ्रू बायोजेनेसिस। मतलब सेल रिप्लिकेट इटसेल्फ। ठीक है, ये जीवित होता है और ये अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है। न्यू सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल।
जो पहले से जो सेल प्रेजेंट है उसी से नया सेल बनता है। ये किसने बोला? रुडोल्फ विर्चो। तो सेल थ्योरी में एक और पार्ट आ जाता है रुडोल्फ विर्चो का, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, इसका कहना था न्यू सेल्स arise from pre-existing सेल। मतलब ये एक सेल है, ठीक है, इसी से नया सेल बनेगा। तो जो सवाल आ रहा था कि नया सेल्स कहाँ से आता है, तो उसका सवाल का जवाब कौन दिया? रुडोल्फ विर्चो। क्या बोला? सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो सेल थ्योरी में कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट। पहला क्या है? ऑल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 1 or more cells। द सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और तीसरा, न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, अब सेल का डिफिनीशन कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? सेल क्या होता है? तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरस। यहाँ पे एक चीज याद रखना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल मतलब तुम समझ गए होगे कि 1 सेल 2 सेल मिलके एक पूरा बॉडी का निर्माण करता है, इसलिए वो बोलते हैं स्ट्रक्चरल। ये फंक्शनल का मतलब क्या हुआ? फंक्शनल यूनिट। तो फंक्शनल का मतलब होता है हम लोग के बॉडी में जितने भी काम होते हैं, वो चाहे सांस लेने से हो, चाहे खाना पचाने से हो, चाहे ब्लड सर्कुलेशन हो, चाहे एनर्जी प्रोवाइड हो, जितना ही फंक्शन है वो कौन करता है? सेल करता है। इसलिए इसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरस। वायरस में ये सब नहीं होता है। वायरस फर्स्ट सेमेस्टर में तुमको बताए होंगे। वायरस में ये सब कैसे होता है? वो होस्ट सेल के अंदर चला जाता है और होस्ट सेल के मशीनरी को यूज करता है, इसलिए वायरस को लिविंग सेल नहीं बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सेल। क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेगा तो हम कह सकते हैं कि ये एक सेल है। ठीक है, पहला तो है कि वो लिविंग होना चाहिए। पहला प्रॉपर्टीज लिविंग। दूसरा प्रॉपर्टीज उसमें ग्रोथ होना चाहिए। लिविंग, ग्रोथ, सेल डिवीजन मतलब वो उसमें डिवीजन होना चाहिए। उसमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ताकि एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में वो इंफॉर्मेशन पास कर सके। ठीक है, ग्रोथ में हो गया प्रोड्यूस। एनर्जी ट्रांसफर होना चाहिए उसमें, एनर्जी ट्रांसफर। अगर उसमें एनर्जी का फ्लो नहीं है तो वह सेल नहीं कहलाएगा। ठीक है, एबल टू रिस्पॉन्ड स्टिमुली, मतलब अगर उसे कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कुछ मैसेज मिल रहा है तो उस पर वो रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जैसे मान लो अगर तुम किसी भी गर्म चीज़ को हाथ से छूते हो, एकाएक टच होता है तो झटके से तुम लोग पीछे करते हो, यह रिस्पॉन्ड हुआ। तो उसी तरह सेल्स को भी अगर तुम मान लो नमक का जो सॉल्यूशन होता है उसके पास रखोगे तो सेल उससे दूर भागेगा। अगर चीनी का सॉल्यूशन में रखोगे तो उसमें क्या होगा? अंदर बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। तो ये सब जो है मूव करना, श्रिंक करना, ये सब रिस्पॉन्ड हुआ। किसका रिस्पॉन्ड हुआ? स्टिमुली का, अलग अलग स्टिमुली का। ठीक है, ये सब कैरेक्टर है, ये सब प्रॉपर्टीज किसका है? सेल का। अगर ये सब प्रॉपर्टीज किसी में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग सेल कह सकते हैं। अगर ये सब नहीं प्रेजेंट है उसको सेल हम लोग नहीं कह सकते हैं। जैसे पेन, तुम लोग पेन पकड़े हुए होगे, उसको सेल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसको अगर तुम साल्ट सोल्यूशन में डालोगे कोई रिस्पॉन्ड नहीं देगा। ठीक है,
धूप में रखोगे तब भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं देगा, पड़ा रहेगा ऐसे ही, तो उसको सेल नहीं बोल सकते हैं। अगर पेन मान लो धूप से चलने लगे, तब कह सकते हैं हाँ भाई ये सेल हो सकता है, लेकिन और सब दूसरे कैरेक्टर हैं कि नहीं है, दूसरे कैरेक्टर नहीं है तो सेल नहीं है, सिर्फ चलने से नहीं कह सकते हैं सेल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने तरह के होते हैं। मेनली सेल को दो भागों में बांटा गया है न्यूक्लियस के आधार पर। किसके आधार पे? न्यूक्लियस के आधार पे। जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल है तुम्हारा है किंगडम मोनेरा, उसमें बैक्टीरिया ये सब आते हैं। यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल हो जाएगा और एनिमल सेल हो जाएगा। तो एक लाइन लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस cell is divided into two groups, eukaryotic and prokaryotic. यूकैरियोटिक मीन्स, इसमें दो वर्ड है ध्यान रखना, यू एंड कैरियोटिक, यू प्लस कैरियोट। कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस, यू मतलब होता है ट्रू, तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक। प्रो कैरियोटिक, इसमें भी दो टर्म है प्रो और कैरियोट। प्रो मतलब प्रीमिटिव, पहले का, पुराने जमाने का, तो जो प्रो जिसमें पहले का न्यूक्लियस है उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो कहाँ कितना, हाँ, क्या लिख रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में डैश करके लिखो, द सेल हैविंग ट्रू न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूकैरियोटिक and the cell having primitive nucleus is called prokaryotic. Next चले, अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कुछ अंतर होते हैं, वो तुमको याद रखना होगा, ये सब क्वेश्चन भी आ सकता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, तो तुमको ये सब पॉइंट लिखना होगा। ठीक है, कौन कौन सा मेन डिफरेंस है? साइज, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज छोटा होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर, यूकैरियोटिक सेल का होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, 10 गुना बड़ा होता है यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा वो हमेशा यूनिसेलुलर होगा। क्या होगा? हमेशा यूनिसेलुलर होगा। यूकैरियोटिक होता है मल्टी सेलुलर भी होता है और यूनिसेलुलर भी होता है। तुम्हारा जैसे ईस्ट हो गया, अमीबा, वो सब तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल है, वो सब यूनिसेलुलर है। और मल्टी सेलुलर में तुम्हारा प्लांट एनिमल सब आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टी सेलुलर प्लस यूनिसेलुलर। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेज मल्टी सेलुलर होगा। है सिंगल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। जितने ही प्रोकैरियोटिक हैं बैक्टीरिया, उसमें सेल वॉल होंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे। ठीक है, यूकैरियोटिक में भी होंगे, सेल वॉल होंगे तो कुछ चुनिंदा जैसे प्लांट सेल में होंगे, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होंगे, लेकिन जो मेम्ब्रेन होगा वो बाइलेयर होगा। मेन डिफरेंस तुम्हारा क्या है? नो न्यूक्लियस। क्या है? प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होगा, वो एब्सेंट होगा, और जितने ही यूकैरियोटिक है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब एक सवाल है मेरा, ह्यूमन आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है? कोई हमको जवाब दो। ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है मैच्योर में, मैच्योर कंडीशन में आरबीसी एब्सेंट।
लेकिन जो आरबीसी फॉर्म होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे जैसे वो उसका ग्रोथ होता है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो अगर तुम कहीं पढ़े होगे कि ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये नहीं कि वो प्रोकैरियोटिक हो जाएगा, वो भी यूकैरियोटिक ही है, लेकिन शुरुआत में उसका न्यूक्लियस रहता है, बाद में नहीं रहता है। ठीक है, उसका डीएनए पे आप, प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए होगा वो सर्कुलर डीएनए होगा, यूकैरियोटिक में जो डीएनए होगा वो लीनियर डीएनए होगा। प्रोकैरियोटिक में कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होगा, जैसे तुम्हारा कोई सेल ऑर्गेनेल का नाम बताओ, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब सेल ऑर्गेनेल तुम्हारा प्रोकैरियोट में नहीं होगा, जबकि तुम्हारा यूकैरियोट में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होंगे। राइबोसोम इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट वो 70s होता है, और राइबोसोम यूकैरियोट के केस में 80s होता है। राइबोसोम का मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, वो प्रोटीन बनाता है। तो ये 70s और 80s दोनों में क्या अंतर है हम लोग देखेंगे जब राइबोसोम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसका सेल डिवीजन जो होगा वो बाय फ्यूजन होगा, और यूकैरियोटिक सेल का जो सेल डिवीजन होगा वो माइटोसिस और मियोसिस से होगा। साइटोस्केलेटन जैसे जो मूवमेंट के लिए होता है ना, फ्लैजिला, सीलिया, ये सब, तो साइटोस्केलेटन मेनली प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोट सेल में प्रेजेंट होता है। इतना डिफरेंस तुमको याद रखना है। अब टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर ये तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो। ये तुम्हारा सर्कुलर डीएनए है। बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए भी होता है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, इसका यूज तुम्हारा डीएनए रिकॉम्बिनेशन और जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में होता है, प्लाज्मिड। तुम लोग ये फिगर ड्रॉ कर लो। बहुत लोग क्लास नहीं आते हैं, बोलते हैं कि घर दूर है, आने जाने में दिक्कत होता है, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लास में भी बहुत कम लोग हैं। चलो ड्रॉ कर लिए होगे, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में दो तरह के सेल होते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है। वो बेसिक डिफरेंस क्या है? प्लांट सेल में जो होगा वो उसमें एक एक्स्ट्रा कवरिंग होगी, आउटर लेयर कवरिंग, जिसको बोलेंगे सेल वॉल। सेल वॉल। एनिमल सेल में सिर्फ सिंगल लेयर कवरिंग होगी, जिसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में प्लांट सेल वॉल नहीं होता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होगा और उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होगा। दूसरा मेन डिफरेंस क्या होगा? प्लांट सेल में एक वैक्यूल होगा जो बहुत लार्ज साइज का होगा, मतलब कह सकते हो कि कंपैरेटिवली बोले तो 80% स्पेस जो होता है प्लांट सेल में वो वैक्यूल ले लेगा, और ये इतना बड़ा स्पेस होता है कि ये न्यूक्लियस जो मिडिल में होता है उसको पुश करके न्यूक्लियस को किनारे धकेल देता है। तो कहीं भी तुम प्लांट सेल का फोटो देखोगे तो न्यूक्लियस हमेशा पेरीफेरी साइड में होगा, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल जो होगा उसका साइज बहुत छोटा होगा और उसका न्यूक्लियस एकदम मिडिल में होगा। ठीक है, मेन ये दो डिफरेंस है, सेल वॉल और वैक्यूल। बाकी ऑलमोस्ट जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं वो कॉमन होंगे। एक और डिफरेंस क्या है? क्लोरोप्लास्ट। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होगा, एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। ये तीन मेन डिफरेंस। तुम लोग फिगर बना लो, दिखाई दे रहा है तुम लोग को? ये प्लांट सेल में रहेंगे और एनिमल सेल में एब्सेंट रहेंगे। कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल में क्या क्या कंपोनेंट है ये हम लोग पढ़ेंगे। इसे सेल है, इसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे। क्या करेंगे? एक तुम्हारा सेल वॉल, और दूसरा तुम्हारा प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट। और हम पूछेंगे सेल विदाउट सेल वॉल,
मतलब सेल है लेकिन उसमें सेल वाल नहीं है तो क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है। सेल वाल में तुम्हारा कहाँ कहाँ पाया जाएगा सेल वाल? बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट। ठीक है। सेल में दो कंपोनेंट हम देखें, सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल पाया जाएगा तुम्हारा बैक्टीरिया में, फंजाई में और प्लांट में। अब प्रोटोप्लास्ट को भी फिर हम दो भागों में बांटेंगे। क्या? साइटोप्लाज्म। और दूसरा सेल ऑर्गेनेल। ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या रहेगा? तुम्हारा जो भी है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो भी बायोमोलिक्यूल्स होंगे। बायोमोलिक्यूल्स तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। सेल ऑर्गेनेल को हम लोग फिर से बांटेंगे दो भागों में। एक सिंगल लेयर मेम्ब्रेन, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन, एक डबल लेयर मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनेल को दो भाग में बांटेंगे, वैसे सेल ऑर्गेनेल जिसमें सिंगल लेयर मेम्ब्रेन हो, और एक वैसे सेल ऑर्गेनेल जिसमें डबल लेयर सेल मेम्ब्रेन हो। सिंगल लेयर को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले डबल लेयर देखेंगे, वैसे सेल ऑर्गेनेल जिसमें डबल लेयर हो। एग्जाम्पल बता सकते हो? माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये हो गया तुम्हारा डबल लेयर सेल मेम्ब्रेन। उसका सिंगल लेयर सेल मेम्ब्रेन जो होगा वो गोल्जी बॉडी और जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं उसका तुम नाम लिख सकते हो। एक तीसरा होता है जिसमें कोई भी सेल और सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, विदाउट सेल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल कोई बता सकता है जिसमें कोई सेल और सेल मेम्ब्रेन नहीं हो, वैसे सेल ऑर्गेनल? नहीं, राइबोसोम। ठीक है। ये चार्ट तुम लोग याद रखना। सेल को हम लोग डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, पहला एक कवरिंग पार्ट और दूसरा कवर के अंदर का। जो कवर होगा वो सेल वॉल होगा, सेल वॉल पाया जाएगा बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट में। दूसरा पार्ट को बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट, सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। फिर प्रोटोप्लास्ट को हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग में। लिविंग में तुम्हारा सेल ऑर्गेनल आ जाएगा, नॉन लिविंग में तुम्हारा साइटोप्लाज्म और बायोमोलिक्यूल जो भी आ जाएगा। उसका सेल ऑर्गेनल को फिर से हम लोग तीन भागों में बांटेंगे, विदाउट सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल, सिंगल लेयर सेल मेम्ब्रेन
और डबल लेयर सेल मेम्ब्रेन। विदाउट सेल मेम्ब्रेन में राइबोसोम एग्जाम्पल हो जाएगा। सिंगल लेयर सेल मेम्ब्रेन में गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम, वो सब रहेगा। डबल लेयर मेम्ब्रेन में मेनली माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होगा। ये चार्ट बना लो तुम लोग। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो क्वेश्चन। हम लोग इसी चार्ट से आगे बढ़ेंगे। सेल कंपोनेंट में सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे। सेल वॉल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल, फंजाई का सेल वॉल और प्लांट सेल वॉल में क्या अंतर है। उसके बाद हम लोग सेल ऑर्गेनेल पे जाएंगे। और जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उसमें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये सब एमिनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो आज भर के लिए हम यही इतना ही रहने देते हैं। कल कल तो नहीं होगा, फिर नेक्स्ट थर्सडे को क्लास है सुबह 11 बजे से। तो हम लोग सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, 10 मिनट का डिस्कशन के लिए ओपन है। बोलो। पूजा बोल सकती हो, पूछो। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलो। सर प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट दोनों में डिफरेंस कुछ होता है या फिर दोनों सेम ही होता है? हाँ, डिफरेंस होता है ना। सर क्या डिफरेंस होता है साइटोप्लाज्म बता को ही दीजिए। प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर प्रोटोप्लास्ट है तो वो पूरा सेल ऑर्गेनेल और साइटोप्लाज्म इंक्लूड रहेगा। और सर प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट है दोनों अंतर होता है क्या? वही तो मैं बता रहा हूँ। प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसमें सिर्फ लिक्विड पार्ट होगा। यस सर। और जो प्रोटोप्लास्ट कहेंगे उसमें सेल ऑर्गेनेल और साइटोप्लाज्म दोनों इंक्लूड होगा। जब प्रोटोप्लास्ट कहेंगे तो उसका मतलब उसमें सेल ऑर्गेनेल भी है और साइटोप्लाज्म भी है। लेकिन जब हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे तो इसका मतलब उसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म है। समझ में आया? ओके। यस सर। हम्म। और सर वैक्यूल का क्या यूज है? वैक्यूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना। उसमें मेनली ऑस्मो रेगुलेटर का काम करता है। जब डिटेल में पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल तो उसमें हम बात यस सर। करेंगे। ओके सर। और कोई? ठीक है, आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट थर्सडे को फिर से ज्वाइन होंगे।